दिल्ली से लेकर मुंबई तक, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक, मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अमीर फैमिली तक, 18 साल से 40 साल की एज ग्रुप के लड़के लड़कियों तक सबको शॉक कर देने वाली एक क्राइम स्टोरी में आज एक और चौंकाने वाली बात पता चली। सोचिए, आफताब के घर में फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े थे और उसी दौरान डेटिंग ऐप से आफताब ने एक और लड़की से दोस्ती करके उसे अपने घर पर बुला लिया। एक बार फिर सुनिए, घर के अंदर लाश थी, लिव इन पार्टनर का कत्ल किया जा चुका था और मर्डर करने वाला शख्स उसी दिन डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरी लड़की को घर पर इनवाइट करता है, उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या श्रद्धा के अलावा कोई और भी विक्टिम है, क्या श्रद्धा से पहले भी किसी की हत्या हुई, क्या श्रद्धा के मर्डर के बाद भी किसी और लड़की का मर्डर हुआ। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने भी इस मर्डर की फुल इन्वेस्टिगेशन की है। मर्डर के लिए आफताब ने चाकू कहां से खरीदा, चाकू की धार चेक करने के लिए उसने क्या किया, 18 मई को मर्डर हुआ, लेकिन 18 मई से ठीक 1.5 हफ्ते पहले क्या हुआ था। हैरान कर देने वाले खुलासे, चौंकाने वाली डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। 1 या 10, 35 टुकड़े या 350 टुकड़े, एक श्रद्धा या एक से ज्यादा, सिर्फ दिल्ली में एक को मारा या दिल्ली से बाहर भी कई और लड़कियों को आरी से काट डाला। आफताब पूनावाला उर्फ हंगरी छोकरो कितनी लड़कियों के खून का प्यासा था। क्या इन्हीं जूतों को पहनकर उसने आरी या चाकू चलाया? क्या इसी लाल रंग के कंबल और सफेद रंग की चादर में लाश छिपाई? क्या इसी सेलोटेप से आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने से पहले उसका मुंह बंद किया? क्या खून से सने फर्श को साफ करने के लिए हत्यारे ने इसी ब्लू रंग के वाइपर को हथियार बनाया? श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आफताब किस दुकान पर पहुंचा? दुकान पर पहुंचकर उसने क्या पूछा? कितना बड़ा चाकू खरीदा? कितने गार्बेज बैग खरीदे? आफताब ने चाकू की धार चेक की, हाथ में कट लगाया, खून निकला तो किस डॉक्टर के पास गया? वहां जाकर उसने क्या कहा? 18 मई को मर्डर, 19 मई को फ्रिज का ऑर्डर, बिल पर आफताब का नाम और फ्रिज खरीदने की तारीख। सबूत ये। छतरपुर चौक के पास की ही एक दुकान से उसने एक चाकू खरीदा था। कितना बड़ा नाइफ खरीदा था, कुछ उसने बताया। लाउड वॉइस से बात कर रहा था और हाइपर और अग्रेसिव लग रहा था वो। आफताब उसका नाम है। उसने अपना मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, अपना हाउस नंबर दिया हुआ है और ये 19 मई यानी कि 19 मई आज से करीब 6 महीने पहले का ये बिल है। जंगल में एक गहरी खाई भी है। इस गहरी खाई में भी उन बॉडी के टुकड़ों को डंप किया हो सकता है। ये देखिए, जहां से मैं जा रहा हूं, यहां से भी आफताब जो है इन घने जंगलों में गया था। सवाल कई हैं, कुछ के जवाब मिल गए हैं, कुछ के अभी तक मिले नहीं हैं। साजिश इतनी बड़ी है कि इंटरनेट पर इस वक्त हर कोई बस आफताब पूनावाला का नाम ही सर्च कर रहा है। तो क्या श्रद्धा इकलौती नहीं थी? कई और लड़कियां थीं जिन्हें आफताब ने अपना शिकार बनाया। डेटिंग ऐप के जरिए इस हत्यारे ने कितनी लड़कियों को फंसाया, कहां कहां बुलाया, वो मुंबई में किन किन से मिला, दिल्ली में किस किस के टच में आया, पूरी डिटेल आगे देंगे। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले हत्यारे ने मर्डर का प्लान कैसे बनाया, कब बनाया, मर्डर का आइडिया उसे कहां से आया, पहले आपको यह बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में कबूल किया है कि 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह थी श्रद्धा का शक। आफताब दूसरी लड़कियों से भी बात किया करता था। यह बात श्रद्धा को पसंद नहीं थी, इसीलिए अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। 18 मई को भी बिल्कुल यही हुआ था। बस उसी वक्त आफताब ने तय कर लिया कि वो श्रद्धा की जान लेकर रहेगा। श्रद्धा का मर्डर कैसे करना है, मर्डर के बाद लाश कैसे गायब करनी है, हत्यारे को इसका आइडिया डेक्स्टर नाम की वेब सीरीज से आया जो उसने पहले से देख रखी थी। इस वेब सीरीज के एक सीन का स्क्रीनशॉट देखिए। कैसे चाकू इस सीन में दिखाया गया, आफताब ने वैसा ही चाकू खरीदा। सीन में दिखाया गया है कि लाश काटते वक्त चेहरे को कैसे ढकना है। आफताब ने यकीनन इसी को फॉलो किया होगा।
मर्डर के बाद लाश को चाकुओं से काटकर कैसे गार्बेज बैग में रखनी है, वेब सीरीज के इस सीन को आफताब ने रियल में इनेक्ट किया। फ्रिज में बॉडी पार्ट्स रखने का आइडिया भी आफताब को इसी वेब सीरीज से आया। लाश को जंगल में कब और कैसे फेंकना है, यह भी आफताब ने इस वेब सीरीज से ही सीखा। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। श्रद्धा की हत्या की तारीख 18 मई थी, लेकिन आफताब ने कत्ल की साजिश 1.5 हफ्ते पहले से ही रच ली थी। और इसकी वजह थी श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से आफताब के रिश्ते। सूत्रों के मुताबिक कत्ल से 1.5 हफ्ते पहले आफताब किसी और लड़की से फोन पर बात कर रहा था। यह देखकर श्रद्धा काफी नाराज हुई थी और दोनों की आपस में लड़ाई भी हुई। आफताब ने उसी दिन मर्डर का प्लान बना लिया था, लेकिन अचानक श्रद्धा इमोशनल हो गई, रोने लगी और यह देखकर आफताब पीछे हट गया। लेकिन 18 मई को उसने मर्डर ही कर दिया। अब जो उसने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है वो ये कि आफताब के संबंध जो हैं कई और लड़कियों से भी थे, कई और उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, जिसको लेकर श्रद्धा के को जो है उस पूरे मामले की जानकारी हो गई थी। वो उसको बार बार टोकती थी, वो ऐतराज जताती थी कि वो दूसरी लड़कियों से बात ना करे, जिसकी वजह से जो आफताब है वो श्रद्धा पर गुस्सा होता था। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, कई बारी उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। आफताब एक शेफ था, क्या चॉप करना है, कैसे चॉप करना है, उसे अच्छी तरह से आता था। उसकी इस फेसबुक पोस्ट से एक हिंट मिल जाता है। चूंकि आरोपी खानसामे यानी शेफ की ट्रेनिंग ले चुका है, इसलिए उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि किस चीज के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, उसे लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रखा जाता है। श्रद्धा की निर्मम हत्या के लिए सबसे पहले उसे एक धारदार चाकू की तलाश थी और उसकी ये तलाश इस दुकान पर जाकर पूरी हुई। आफताब को चाकू बेचने वाले दुकानदार ने उस दिन की मिनट टू मिनट डिटेल इंडिया टीवी संवाददाता को दी है। बड़ी बात यह कि अब तक पुलिस उस हथियार को रिकवर नहीं कर पाई है जिससे बताया जा रहा है कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए थे। लेकिन आफताब ने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में यह बताया कि छतरपुर चौक के पास की ही एक दुकान से उसने एक चाकू खरीदा था, जिससे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस जब इस दुकान पर पहुंची, दुकान के ओनर से क्या कुछ बातचीत हुई, उनसे बातचीत एक बार करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप सचदेवा है। सुदीप, आपकी किस चीज की दुकान है और कब पुलिस ने आपसे संपर्क साधा, क्या कहकर? मेरी किचन क्रॉकरी अप्लायंसेस की शॉप है और पुलिस मेरे पास परसों आई थी और परसों उन्होंने इसलिए आई थी क्योंकि आफताब ने बयान दिया है कि यहाँ से उसने चाकू और गार्बेज बैग खरीदे थे। तो क्या पता लगा जब यहाँ पर पुलिस आफताब को भी लेकर आई थी? आफताब को भी लेकर आई थी। क्या बताया आफताब ने? यहाँ पर क्या पूछताछ हुई? आफताब ने ये बताया कि मैंने 5-6 महीने पहले आके यहाँ से एक नाइफ खरीदा था और गार्बेज बैग खरीदा था। इनके जो डोमेस्टिक यूज के लिए यानी कि जो नॉर्मल घरों में रसोई में जो चाकू इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरीके के चाकू इस स्टोर के अंदर ये रखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि उसने जो चाकू खरीदा उससे उसने पहले टेस्ट किया अपने हाथ पे, उसके कट लग गया, फिर उसने बगल के अस्पताल में पट्टी करवाई। टेस्ट नहीं करा, उसको चाकू ले जाते हुए उसको किसी तरीके से चाकू लगा, उसने बैग में डाला, शायद उसको हाथ पे लग गया। फिर साथ में एक हॉस्पिटल है, वहां पे उसने अपना थोड़ा सा जो भी बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो कराया। चाकू से काम बनेगा या नहीं, ये चेक करते करते आफताब के हाथ कट गए। इसके बाद वो दौड़ा दौड़ा बगल के क्लिनिक में पहुंचा और उस दिन क्या क्या हुआ, आफताब ने डॉक्टर से क्या बताया, उस वक्त वो कितना नर्वस था, इसकी डिटेल उस डॉक्टर ने दी है जिसने आफताब का इलाज किया था। सर, आफताब यहाँ पर कब आया था, किस तरीके का कट उसके हाथ में लगा हुआ था, कब का मामला है? जी, ये मई का मंथ था और अर्ली मॉर्निंग था। आई थिंक 10-11 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ टाइम था। और आने के बाद जो है कैजुअलिटी में लेट गया। तो मेरे स्टाफ ने बोला कि सर देख लो, एक लेसरेशन है और छोटा सा लेसरेशन आया हुआ है और स्टिच कर दो। तो मैं गया उससे, तो फिर मैंने पूछा उससे, मैंने हिंदी में उससे बात की, तो वो हिंदी बिल्कुल नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था और काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था, काफ़ी डोमिनेंट, काफ़ी लाउड वॉइस में बात कर रहा था और काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रहा था। तो उसने बोला कि वाइल कटिंग फ्रूट यू नो आई गॉट एक्सीडेंटल इंजरी इन माई राइट फॉर आर्म एंड इट इज़ अ सुपरफिशियल वुंड। तो फिर मैंने उसको देखा और उसके बाद वो सुपरफिशियल था, क्लीन कट था, ऐसा लग रहा था नाइफ से है। मैंने उसको स्टिच किया और कुछ मेडिसिन लिख करके फिर उसको जाने दिया। फिर उसको बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उसकी, क्या कुछ डरा सहमा था या अस्पताल के अंदर बिहेवियर कैसा लग रहा था उसका? बिल्कुल उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी।
और बिल्कुल जो है आई टू आई कांटेक्ट था मेरे से, और काफ़ी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और लाउड वॉइस में बात कर रहा था, और हाइपर और अग्रेसिव लग रहा था वो। हाइपर एग्रेसिव वो लग रहा था। जब वो हॉस्पिटल में आया तो अमूमन जैसे पेशेंट्स आकर बैठते हैं, वेट करते हैं, उसका क्या लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी अग्रेशन था, काफ़ी टाइट जैसे बात कर रहा था, जैसे बिल्कुल एकदम स्ट्रांग बात कर रहा था, खड़े होकर बात कर रहा था, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि हाँ नर्वस है, घबराया हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बिल्कुल। चाकू का इंतजाम हो गया, आफताब के जख्मों पर मरहम भी लग गया। मर्डर के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद का प्लान इसके बाद बना। आफताब को पता था कि मर्डर के बाद अगर वो कहीं भी डेड बॉडी ऐसे ही डंप करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने पूरी रात इंटरनेट पर अलग अलग वीडियो खंगाले, बॉडी को कैसे और किस तरह से चॉपर से काटा जाता है ये सर्च किया, लाश के टुकड़ों को खुले में न रख के फ्रिज में रखना है ये तक पता लगाया। और फिर मर्डर के अगले दिन यानी 18 को आफताब लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और 19 मई को जाकर नया फ्रिज लेकर आता है ताकि लाश को उसमें कई दिनों तक रख सके। आफताब उसका नाम है, उसने अपना मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, अपना हाउस नंबर दिया हुआ है D93 गली नंबर 1 छतरपुर पहाड़ी इलाका, ये उसने यहां पर अपना पूरा एड्रेस दिया है। उसने डबल डोर जो फ्रिज है वो उसने यहां से खरीदा और उससे क्रेडिट कार्ड से स्वैप कराया। जीएसटी लगाने के बाद करीब 25,300 रुपए का डबल डोर जो ये फ्रिज था वो उसने खरीदा। और ये 19 मई यानी कि 19 मई आज से करीब 6 महीने पहले का ये बिल है। 18 मई के आसपास बताया जा रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या की और 19 तारीख को उसने एक पास की दुकान से डबल डोर फ्रिज खरीदा और उसमें बॉडी के जो पार्ट्स थे उन्हें रखा, जिसके बाद ठिकाने लगाया। जो दुकानदार थे वो जब आफताब यहां पर पहुंचा 19 तारीख को, क्या बोला उसने आके, क्या चाहिए, क्या डिमांड की? सर नॉर्मल कस्टमर की तरह ही आया, बोला हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, हम तो नॉर्मल कस्टमर की तरह डील किया, उसको फ्रिज दिया। किस तरीके का फ्रिज उसने मांगा? बड़ा फ्रिज मांगा या उसने अपनी रिक्वायरमेंट क्या बताई? उसने डबल डोर की फ्रिज के लिए बोला था। हाँ वही डबल डोर का फ्रिज लेके गया वो। तो देखिए ये डबल डोर फ्रिज है, काफी बड़ा साइज उसने ऑर्डर किया। यहां पर आप देख सकते हैं कितने लीटर का होगा ये फ्रिज? ये 260 लीटर का। नीचे का एरिया आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, और अगर हम इसका आपको फ्रीजर का एरिया दिखाएं तो उसमें भी काफी ज्यादा स्पेस है। उसने आकर यहां पर इस फ्रिज को ऑर्डर किया। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद भी आफताब रुका नहीं। वो किसी की पकड़ में ना आए, किसी को उस पर जरा भी शक न हो, इसके लिए वो श्रद्धा की इंस्टाग्राम आईडी से लगातार कत्ल के बाद भी खुद ही पोस्ट डालता जा रहा था। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात हुई। श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद आफताब अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड को कमरे पर लेकर आया। दोनों उसी कमरे में रुके जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फ्रिज में छिपा कर रखा था। आफताब सोता भी उसी कमरे में था जहां उसने श्रद्धा की हत्या करके शव को टुकड़ों में काटा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रिज में रखने के बाद वो उसका चेहरा हर रोज देखता था। 18 दिनों तक वो इन्हीं टुकड़ों के साथ रहा। उसी फ्रिज से ही खाने पीने का सामान भी निकालता और रखता था। और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने फ्रिज की सफाई भी की थी। किसी को कमरे के आसपास आने देना तो दूर, आफताब डोर बेल तक नहीं बजाने देता था। जब मैं आया था तो मतलब कि बेल बजाया था तो उसने खोला था गेट मेरा। गेट खोलने के बाद जो है से उसने बोला कि भाई मेरा बेल नहीं बजाना बस, और मैं अपना रूम में चला आया। तो आपने किस लिए बेल बजाया था? गेट बंद था ना, मेन गेट बंद था, तो गेट बेल बजाया था खोलने के लिए। अच्छा, ऊपर की बेल बजाई क्या? हाँ, जैसे फर्स्ट है सेकेंड है ना, तो फर्स्ट वाले ने मैं बजा दिया था उसका बेल। तो आया था, उसने खोल दिया था और चले गए थे। और निकलता भी तो वो खाना लेने के लिए 11 बजे 10 बजे खाना उसका आता था जोमेटो से, बस वो खाना लेकर के और चला जाता था रूम में। खाना लेने के लिए डेली जोमेटो से मंगाता था या कभी-कभार? मतलब कि हाँ, खाना तो उसका डेली आता था जोमेटो से। जोमेटो से डेली खाना आता था? हाँ, ऑनलाइन। अलग अलग थ्योरी चल रही है क्योंकि दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद ही कत्ल हो गया। तो क्या मुंबई में रहते हुए ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या का प्लान बना लिया था और दिल्ली मर्डर के इरादे से ही आया था? इसका जवाब श्रद्धा के एक दोस्त ने दिया है, जिसे श्रद्धा ने खुद बताया था कि आफताब उसे मार डालेगा। आफताब को देखकर समझ में नहीं आया कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। उसने बताया था कि आफताब वायलेंट होता है, वो हाथ उठाता है उसके ऊपर। तो शुरुआत में मेरे ख्याल से वो कुछ कारण हो सकता है जो कि हमको बताया गया।
ऐसा कई बार मतलब मैसेजिंग के जरिए या फिर चैट के जरिए, कॉल के जरिए ऐसा लगे बार बार इस तरह की घटनाएं श्रद्धा के साथ होती हैं। अब बिहेवियर में उसके चेंजेस दिखने लग गए थे, तो फिर जाहिर सी बात थी कि हम बहुत अपफ्रंट होके नहीं पूछ सकते हैं सभी चीज़ें, लोगों का पर्सनल मैटर होता है। लेकिन श्रद्धा ने बताया था कि उसको वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती है। श्रद्धा में जो बदलाव है वो हमें दिख रहा था, पर हम दोस्त के नजरिए से देख रहे थे, हम इसमें धर्म को नहीं देख रहे थे। लेकिन मुझे अब लगता है, आज मुझे लगता है कि आफ्ताब का बैकग्राउंड प्लीज चेक किया जाए, जाना जाए कि वो एग्जैक्टली किन लोगों के साथ में उठता बैठता था, किन के साथ संपर्क में था। वो हो सकता है कोई एक बहुत पेशेवर क्रिमिनल या फिर हो सकता है टेररिस्ट भी हो, क्योंकि 35 टुकड़े आप एक आम इंसान नहीं कर सकता। इस पूरे मामले में जो सबसे सनसनीखेज चीज सामने आ रही है वो ये है कि आफ्ताब के सिर्फ श्रद्धा से नहीं कई और लड़कियों से संबंध थे, और वो सारी की सारी लड़कियां दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या ये सीधे सीधे लव जिहाद का मामला है? ये श्रद्धा की जो घटना घटी है, ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर। ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मंडपों पर से भी बेटियां उठने लगी, गुरुद्वारे से बेटियां उठने लगी, और अब हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।